हमारा 131 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इफ कोर्स ऑफ द हाइपरबोला 3x² माइनस 2y² प्लस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक हाइपरबोला की इक्वेशन है। आर पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो जो इस हाइपरबोला की कोड होगी वो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होगी। देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड विल बी। तो हमने क्या बताना है कि लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड हमने बताना कि इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई मिड पॉइंट पहले तो मान लेते हैं कि कोई h के मिड पॉइंट ले लिया है इस इक्वेशन का 3x² माइनस 2y² प्लस 4x माइनस 6y। इस हाइपरबोला की इक्वेशन का कोई मिड पॉइंट ले लिया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ जो कोड होगी वो किसके इक्वल होगी। तो इसके लिए जनरल फार्मूला होता है कि t इज इक्वल टू s1 के इक्वल होगी। ये इक्वेशन ऑफ कोड है, t इज इक्वल टू x1। तो t का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, इसको हम सीधा फार्मूले के थ्रू लिखते हैं। 3hx माइनस में 2ky प्लस में 2x प्लस h माइनस 3y प्लस में k आ जाएगा। और इज इक्वल टू ये s1 है, तो मतलब जो भी पॉइंट दे रखे वो डायरेक्ट हम इसके अंदर रख लेंगे। आएगा कितना, 3h² और फिर माइनस में 2k²। ठीक है, और प्लस में 4h माइनस 6k, ये आ जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इसने बता रखा है कि कोड ऑफ द हाइपरबोला आर पैरेलल टू दिस लाइन। तो हमने इस तरीके से y इज इक्वल टू समथिंग, इस तरीके से इसका आंसर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, इसमें से x को अलग निकालो और y को अलग निकालो। इसमें तो कोई x y है नहीं है, तो इसमें x y इसको अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर y है, ठीक है, ये x है और ये x है इसके अंदर, तो x कॉमन आ जाएगा, तो 3h प्लस में h आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, और x और तो है नहीं है। ठीक है, फिर y इसके अंदर भी है, y इसके अंदर भी है, तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये क्या कर दिया, यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2, x कॉमन आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। फिर प्लस में y कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस 2k। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। इज इक्वल टू ये सारा कांस्टेंट में बचेगा। जैसे ये इधर जा करके माइनस 2h हो जाएगा, ये उधर जा करके प्लस का 3k हो जाएगा, प्लस में 3h² माइनस में 2k² प्लस 4h माइनस 6k, ये सारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, और यहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो y को एक साइड ही रख लेते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, 2k प्लस में 3 आ जाएगा, ये उधर जाकर के कितना हो जाएगा, माइनस x और यहाँ 3h प्लस में 2। ठीक है, बाकी ये सारा मटेरियल आ जाएगा। तो जो y की वैल्यू आएगी, ठीक है, y की वैल्यू आएगी तो माइनस माइनस ये इसके डिवाइड में लिख देंगे, 3h प्लस में 2 और डिवाइड में कितना, 2k प्लस 3, और ये जो भी आएगा प्लस में c लिख लेते हैं, सारे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास इस टाइप्स की आ गई है। तो देखिए, जो ये लाइन आई है, इसका स्लोप कितना है, यहाँ पे x, सॉरी, इसका जो स्लोप है वो कितना आया है। तो देखिए, इसका जो स्लोप आया है वो हमारे पास आया है, डायरेक्ट ही कर देता हूँ। इसका स्लोप आया, क्योंकि x का y इज इक्वल टू ऐसे mx प्लस c होता है, तो x का कोफिशिएंट ये स्लोप आ जाएगा 3h प्लस 2 और डिवाइड में 2k प्लस में 3
और इसका जो स्लोप है, क्योंकि ये कोड है इसके पैरेलल होगी, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 3h प्लस 2 इज इक्वल टू, जब इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 4k और प्लस में 6 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3h, और ये इधर आ जाएगा -4k, और ये इधर -4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन आई है। तो हम ये लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड, तो ये लोकस h और k है ना, ये मिड पॉइंट मान के चले थे, ठीक है, ये क्या मान के चले थे, मिड पॉइंट मान के चले थे। और ये हमारे पास इक्वेशन आई है, मतलब ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब है 3x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी कोड की। तो देखिए इसमें से 3x माइनस 4y और इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। इन ट्राइंगल ABC इफ cos A डिवाइड A इक्वल टू cos B डिवाइड B इज इक्वल टू cos C डिवाइड C, ये इस तरीके से प्रोपोर्शन में है और A की वैल्यू 2 दे रखी है। तो ABC ये एंगल है ट्राइंगल के, और ये ABC ये साइड है ट्राइंगल की, और एक साइड हमारे को दे रखी है A की वैल्यू 2। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, आप देखिए, एक तो यही फार्मूला लिख दिया इसने कि cos A डिवाइड A cos B डिवाइड B cos C डिवाइड C। तो एक साइन फार्मूला भी होता है, साइन फॉर्मूला, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे, साइन फार्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे। क्या होता है कि A डिवाइड में साइन A इज इक्वल टू B डिवाइड में साइन B इज इक्वल टू C डिवाइड में साइन C के इक्वल होता है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इन दोनों को अगर हम लिखें मतलब कंपेयर करके, ठीक है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, cos A डिवाइड में sin A इज इक्वल टू cos B डिवाइड में sin B इज इक्वल टू cos C डिवाइड में sin C के मतलब sin C डिवाइड में आ जाएगा। ये सारे आपस में मतलब ये किसका फार्मूला होता है, कोट A, मतलब कोट A के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, कोट B के इक्वल होता है। ये कोट C के इक्वल होता है। इसका मतलब सारे के सारे एंगल, मतलब एंगल पे कोट A कोट B कोट C है, ये सारे इक्वल दे रहे हैं वैल्यू। इसका मतलब है ये वैल्यू सेम दे रहे हैं, तो इस बात का मतलब है कि A B C तीनों एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब जो हमारे पास ट्राइंगल होगी वो किस टाइप की होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इस बात से ये पता लग गया कि हर एक एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, और ये भी होगा कि हर तीनों की तीनों साइड आपस में इक्वल होगी, मतलब 2 2 2 की फॉर्म में होगी। तो देखिए जो एरिया होगा इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ABC का, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3/4 और साइड का स्क्वायर रूट 3/4, और साइड हमारे पास 2 गिवन है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट। जो इसका एरिया आएगा ट्राइंगल का वो क्या आएगा, √3 आ जाएगा, और जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स 25x² प्लस 16y² माइनस 15x माइनस में 175 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इलिप्स की इक्वेशन है ये, ठीक है। इसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। तो एक जनरल इक्वेशन होती है इलिप्स की, वो क्या होती है कि x माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस x1 का होल स्क्वायर डिवाइड में a² प्लस में y माइनस y1 का होल स्क्वायर डिवाइड b² इज इक्वल टू 1। ये एक जनरल इक्वेशन होती है इलिप्स की। तो इसेंट्रिसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी का नाम शॉर्ट फॉर्म में दे दूं मैं E, तो वो क्या होगा 1 माइनस में a² डिवाइड b² की फॉर्म में होगा। a² E की वैल्यू ये है, तो हमने a² और b² की वैल्यू निकालनी है और इसके अंदर पुट करनी है, तो हमारे पास इसेंट्रिसिटी निकल जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है, तो क्या करेंगे हम, इसमें से 25 कॉमन आ जाएगा, इसमें से इसके पास x है ना,
देखिए यहाँ पे 150 था, मैंने 15x लिख दिया था, 150 आएगा यहाँ पे। तो देखो इसमें से और इसमें से 25 कॉमन आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 25 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस में ये 6 जा एक्स आएगा और यहाँ पर 7 आएगा, -7 और ये आ गया 7 और बच गया हमारे पास 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 25 है और इसको हम एक इस टाइप से बनाना चाहते हैं कि x माइनस x1 का स्क्वायर बनाना चाहते हैं। तो इसका रूल क्या होता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं और हाफ करके स्क्वायर करके ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हाफ करेंगे 3 आएगा और 3 का स्क्वायर प्लस का 9 और माइनस का 9 -7, ये इस तरीके से आ जाएगा 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। यहाँ 25 ये कितना आ जाएगा x -3 का होल स्क्वायर और माइनस में ये कितना आ जाएगा माइनस का 16 आ जाएगा, प्लस में 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए इसको 25 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे 25 x -3 का स्क्वायर माइनस में 16 मल्टीप्लाई में 25, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है और यहाँ 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वाला है उस राइट हैंड साइड में ले जाएंगे हम 25x -3 का स्क्वायर और प्लस में 16y स्क्वायर हमारे पास ये बचेगा, उधर जाएगा तो ये 16 मल्टीप्लाई में 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर हम इस 25 और 16 की मल्टीप्लाई है जो इनके डिवाइड में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसके डिवाइड में लेके आएंगे तो हमारे पास x -3 का स्क्वायर डिवाइड में 16 बचेगा प्लस यहाँ y स्क्वायर और 16 कैंसिल आउट होकर के 25 बचेगा इज इक्वल टू 1 बचेगा यहाँ पे। तो देखो जो हमारे पास ये इलिप्स की इक्वेशन आई है ये इस जनरल इक्वेशन जैसी आ गई है। अब हमारे पास जो a स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी आई है, a स्क्वायर की वैल्यू आई है 16 और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 25 आई है, ये दो वैल्यू आ गई है। अब ये दो वैल्यू जैसे इसके अंदर पुट करनी है ताकि हमारी इसेंट्रिसिटी है वो फाइंड आउट हो जाए। तो 1 माइनस में a स्क्वायर 16 और डिवाइड में कितना है 25 ऐसे। तो देखिए 25 माइनस में 16 एलसीएम ले लेते हैं और 25 यहाँ से 25 माइनस में 16 हो जाएगा तो हमारे पास स्क्वायर रूट 9 बचेगा और यहाँ पे 25। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आएगा और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आएगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 3/5 है, जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है और उसका क्या कर रखा है स्क्वायर कर रखा है, वेक्टर ए है फिर बी वेक्टर है और इनका डॉट प्रोडक्ट कर रखा तो स्क्वायर है इज इक्वल टू 144 के इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो 4 के इक्वल है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसके इक्वल होगा ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ए क्रॉस बी है जो मतलब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो ये किसके इक्वल होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू साइन थीटा की फॉर्म में होता है। अगर डॉट प्रोडक्ट की हम बात करें तो ये किसके इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर तो बी का स्क्वायर और यहाँ पर साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144। ये बस वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर है ये क्या है कॉमन आ गया है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास बचेगा इज इक्वल टू 144। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 के इक्वल हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और मतलब ये बचेगा और उधर जाकर के मतलब हमारे पास ये बचा है और उधर जाकर या मतलब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देते हैं तो स्क्वायर रूट इस साइड का करेंगे स्क्वायर रूट इस साइड का करेंगे तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो क्योंकि ये 12 का स्क्वायर होता है।
अब हमने इस बात का पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो 4 के इक्वल है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड बी, तो यहाँ 12 जो 3 था डिवाइड में आ जाएगा 3, तो यहाँ कितना आ गया 4 आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आया है वो कितना आया है 4 आया है। देखिए यहाँ पर ये इसकी वैल्यू है ना मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वो 4 है, तो 12 डिवाइड में 4 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कट करके कितने आ गई है 3 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू कितनी आई है 3, इसकी वैल्यू पूछ रखी थी, तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ f फ्रॉम r टू r है सच दैट f1, मतलब अगर फंक्शन के अंदर 1 पुट करे तो 2 आएगा, एंड जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करके 1 पुट कर दे तो हमारे पास 6 आएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है फिर आगे, लिमिट हमने इसकी फाइंड आउट करनी है कि f ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड में f ऑफ 1 की होल पावर कितने है 1/x। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्या चेंज करते हैं कि यहाँ जब हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो f1 बचेगा और डिवाइड में f1 तो कट करके 1 आएगा, और जब ऊपर रखेंगे 1/0 तो ये इन्फिनिटी आएगा। अगर हमारे पास 1 की पावर इन्फिनिटी होती है लिमिट पुट करने के बाद, तो हमने उसमें कुछ चेंज करना होता है। तो चेंज क्या होता है, जैसे ये फंक्शन है ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, या मतलब ऐसे होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx रेज टू पावर gx। ठीक है, ये बात ध्यान रखने है कि जब 1 की पावर इन्फिनिटी हो जाए तो इस तरह का फंक्शन होगा, तो e रेज टू पावर लिमिट n अप्रोच मतलब x अप्रोचेस टू 0 gx आगे आ जाएगा, और यहाँ जो भी फंक्शन होगा ये fx इसमें से एक कम कर देंगे। ये इसका जनरल फार्मूला होता है कि जब हमारे पास 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए तो हम इसके अंदर ऐसे ऐसे चेंज करते हैं। तो देखिए e रेज टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, यहाँ gx की वैल्यू हमारे पास 1/x है, और fx जो भी है मतलब ये सारा का सारा f1 प्लस x -1 कर देंगे। ठीक है, सारे में से -1 है और ये f1 है, तो हमारे पास इस टाइप से है, ये -1 इस टाइप से है। तो e रेज टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x, और जब इसका मतलब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास इस टाइप से बनेगा कुछ, माइनस में f1। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर इस x को यहाँ ले जाए तो क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और f1 बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा f ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस f ऑफ 1। ठीक है, और यहाँ कितना है x है। ठीक है, ये वही बात होती है, डेरिवेटिव वाली बात होती है। इस x की जगह मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, और ये जो भी पुट करा है ये इस तरीके से। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है मतलब ये, ठीक है, डेरिवेटिव आप समझ गए होंगे, तो e रेज टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और 1/f1 तो हमारे पास है ये, इसका मतलब है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करके 1 पुट करना। तो e रेज टू पावर 1 मतलब क्या है, लिमिट देखो कांस्टेंट बच गया सारा, इसका तो काम खत्म ही हो गया, यहाँ x तो अप्रोच 0 नहीं कर सकते, तो 1/f1 मतलब f1 की वैल्यू कितनी है 2, डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, और डेरिवेटिव करके 1 पुट करना, उसकी वैल्यू कितनी है 6, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो क्या बचेगा, e रेज टू पावर 3 होगा। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। इफ ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस करना हमने किसके साथ, ए क्रॉस बी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है इनकी। तो यहाँ सी है वेक्टर, देन सी इज पैरेलल टू, तो सी की वैल्यू हमने बतानी इनमें से कौन सी होगी। तो देखो जो दोनों यूनिट वेक्टर है तो हम उसको एक को तो आई मान लेते हैं और बी वेक्टर को हम जे मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया है। इसके अंदर पुट करते हैं कि आई प्लस जे है। ठीक है, आई प्लस जे, और ये मल्टीप्लाई यहाँ पर आई क्रॉस जे हो जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, सी वेक्टर हमने अलग रख लिया है। तो यहाँ से क्या पता लगाया है कि
आई क्रॉस जे को ऐसे रखे, आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, आई क्रॉस जे के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ करो आई क्रॉस के, ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में जे क्रॉस के, इस तरीके से, तो इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो आई क्रॉस जे जब हम करते हैं, ठीक है, तो आई जे मतलब ये उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या कैसे आना चाहिए था, आई जे के होता है तो आई जे के आई होना चाहिए, तो माइनस जे आ जाएगा, ठीक है, प्लस में जे के ये, ठीक है, तो इसका मतलब जे के आई आ जाएगा इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो देखिए हम इसको मान के चले थे ए वेक्टर और इसको मान के चले थे बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो यहाँ से क्या है, जो सी वेक्टर की वैल्यू आई है वो ए माइनस में ये बी की फॉर्म में आई है, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो ठीक हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर 5 - 1, मतलब एक वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट इस टाइप से हैं एंड सेकंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट इस टाइप से है। इफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ये कह रहा है अगर जो ऑर्थो सेंटर है किसका, ट्राइंगल का, वो किस पे है, 0 0 पे है, देन द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। तो हमने थर्ड वर्टेक्स हमने फाइंड आउट करना है और दो वर्टिसेस हमारे को गिवन है। तो देखिए किस हिसाब से करेंगे। ऑर्थो सेंटर के बारे में भी आपने पता होगा कि कैसे होता है ये। मान लिया ये ए पॉइंट वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है और ये सी है, ठीक है, तीनों वर्टिसेस हो गए हमारे पास। तो हमने दो का पता है तो मान लेते हैं बी का पता है 5 - 1 ये, और सी का पता है -2 और 3। इसके पी और क्यू मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट है ए के, तो वो पी और क्यू है। तो हमने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑर्थो सेंटर है वो कैसा है, 0 0 है, ठीक है। अब देखिए ऑर्थो सेंटर का मतलब ये होता है कि कोई मतलब इस पॉइंट से लेकर के जो इससे पास होकर के जाएगा और सामने वाली साइड के ऊपर पड़ेगी तो वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से इस पे पड़ेगी तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ऑर्थो सेंटर का मतलब ये होता है कि इससे पास होकर के कोई लाइन जाती है और सामने वाली साइड के ऊपर पड़ेगी तो वो 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, इसका नाम कोई ई ओ रख लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, ई नाम रख लेते हैं और ये सी डी रख लेते हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ सबसे पहले हम बी सी का निकाल लेते हैं, फिर ये परपेंडिकुलर नहीं निकालना, मतलब ये है और ये इसके परपेंडिकुलर है। तो ए ई का हमने स्लोप निकालना है और बी सी का स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ बी सी। तो किसके इक्वल आएगा स्लोप ऑफ बी सी, तो सबसे पहले इसमें फार्मूला लिख देता हूँ, y2 माइनस में y1 डिवाइड में x2 माइनस में x1। तो y2 -2 -5 तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। 3 -1 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ बी सी है हमारे पास -7/4 आ गया, मिल गया है। तो ए ई मतलब जो स्लोप ओ ए ओ का आएगा वही स्लोप ए से ई तक का आएगा, ठीक है। तो हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ किसका, ए ओ या ए ई का आएगा, दोनों इक्वल होंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, स्लोप निकालेंगे तो कहने का मतलब इसमें से ये घटाना फिर क्या में से ये घटाना है, ठीक है। तो कैसे होगा ये, मतलब ऐसे मान लेते हैं कि इसमें से ये घटा देते हैं तो क्या हो, और ये डिवाइड में करेंगे तो पी आ जाएगा। तो ये है, ठीक है। दोनों का मतलब इसका पूरा स्लोप निकाल दिया है, इस बीसी का स्लोप निकाल दिया है। हमने पता है कि दो लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका जो स्लोप आएगा उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल चला जाएगा। तो -7 बाई कितना हो जाएगा 4 और इज इक्वल टू क्या डिवाइड में पी। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर -7 पी आ जाएगा और 4 क्या हुआ जाएगा। तो हमने यहाँ से पता लग गया कि -4 पी और इक्वल टू 4 क्या हो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए देखो ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो दोबारा से करते हैं।
यहाँ पर स्लोप ऑफ BC, क्योंकि ये लाइन है और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, m1 की वैल्यू कितनी है, मतलब पहले स्लोप की है -7/4 और जो दूसरा स्लोप है वो है Q/P इज इक्वल टू -1, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 7Q, ठीक है, यही आएगा ना 7Q, और डिवाइड में 4P, और 4P उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया। अब देखो सिंपल सी बात है कि जो भी इनमें से पॉइंट दे रखे हैं तो इनमें से जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा वही हमारे राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं Q की वैल्यू कितनी है, यहाँ P और Q। देखिए हमारे जो स्लोप है BC का ये भी थोड़ा गलत हो गया है, क्योंकि y2 माइनस y1 है, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो y2 माइनस में y1 करना है, यहाँ पे गलत हो गया है, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ -2 -5 करेंगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है, ये Q/P, ठीक है, और यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक है, तो m1 जैसे 4 -4/7, और ये है Q डिवाइड में P इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ 4Q बचा है और उधर चला जाएगा 7P, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आया है इसको कौन सा इनमें से सेटिस्फाई कर रहा है, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वही इसका राइट आंसर होगा। देखिए एक प्लस है एक माइनस है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के साइन है तो इक्वल है, तो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर P की वैल्यू है 7 और Q की वैल्यू है 4। P की वैल्यू अगर मैं 7 रख दूं तो P की वैल्यू ये आ जाएगा 49, और ये आ जाएगा Q की वैल्यू 4 रखने के बाद 16, ये इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये ऑप्शन बचा है। तो ये ऑप्शन बचा है, तो इसके यो ए वाला तो गलत है, डी वाला देखते हैं। P की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ Q की वैल्यू रखते हैं तो माइनस का 28 हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई करने के बाद, इज इक्वल टू यहाँ 7P है तो 7P करेंगे तो -28 है, तो ये जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई कर गया। वर्टेक्स होगा वो हमारे पास -4 -7, मतलब ये उस पॉइंट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे, तो राइट जो ऑप्शन है वो डी है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 138 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि इफ ए सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड इंटरसेक्ट x² + y² इज इक्वल टू 4 ऑर्थोगोनली, देन द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। तो हमने लोकस ऑफ सेंटर निकालना है सर्कल का। एक सर्कल हमारे को गिवन है, ठीक है, और दूसरा सर्कल हमने इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि मतलब उसका क्या कहता है, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दो सर्कल हैं हमारे पास, एक ये है और एक सर्कल ये है, इसको मान लेते हैं गिवन है और ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका सेंटर C1 है और इसका सेंटर C2 है, तो ये दोनों आपस में इस तरीके से मिला दिए, और ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली, मतलब इस तरीके से होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये R1 इसकी रेडियस मान लेते हैं और ये R2 इसकी रेडियस मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पास होकर के जाता है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट कैसा है, 1 2 है, इसकी जो रेडियस है ये गिवन है, तो इसका जो देखो सेंटर कितने सेंटर है, इक्वेशन कैसी है, x² + y² = 4 की फॉर्म में है, तो इसका जो सेंटर होंगे वो कैसे होंगे, 0 0 की फॉर्म में होंगे, और जो इसकी रेडियस होगी वो 2 होगी, ठीक है। इसके सेंटर मान लेते हैं हम x y की फॉर्म में। तो देखिए हमने इसमें रेडियस वगैरह जो भी सॉरी इसमें से लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल बन गया ये, इसका नाम P रख लेते हैं, PC1C2, ये एक ट्राइंगल बन गया, और ये कैसा बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, ठीक है। तो देखिए कि C1 C2, ठीक है, C1 C2 है, और वो
उसका स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेंटर का दोनों का बीच का डिस्टेंस है वो मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएगा। उसके बाद है R1 है, R1 हमारे पास ये है, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और ये है R2, R2 की वैल्यू है 4, मतलब 2 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको भी खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y हो जाएगा, 4y और प्लस में 4। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है ये। तो देखिए ये 2x है, यहाँ पर 4y है, इसको इधर ले आते हैं तो 2x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 4y हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है 4 और ये कितना हो जाएगा, 8 हो गया और एक 9 इधर आकर के माइनस 9 हो जाएगा। तो देखिए इसमें से हमारे पास जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर ये है, पर राइट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ टू सर्कल्स, दो सर्कल हमारे पास मतलब एक तो इस फॉर्म में है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक सर्कल इस टाइप का है, एक सर्कल इस टाइप का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। दो सर्कल हमारे को दे रखे हैं, इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन। तो अगर ये दोनों सर्कल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे तो हमने वो निकालना है कि जो a की वैल्यू होगी, ये रेडियस होगी, तो ये किस टाइप से होगी कि a 2 होगी या a की वैल्यू 2 और 8 के बीच में लाई करेगी, या a लेस देन 2 होगी या a ग्रेटर देन 2 होगी, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, इनमें से राइट ऑप्शन हमने बताना है। तो देखिए हमने इन दो सर्कल के अंदर रेडियस और सेंटर निकालने पड़ेंगे। मान लिया हमने सेंटर, ए का मतलब है सेंटर ए, मतलब सर्कल ए मतलब ये ए है, इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेंटर साफ साफ दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 और 3 होगा, ये हो जाएगा। तो बी जो सर्कल है इसका नाम बी रख लेते हैं, तो इसका जो सेंटर होगा वो कैसे होगा, माइनस जी माइनस एफ फॉर्म में होगा। ठीक है, तो पहले वाले को जिस तरह आप रख सकते हो एफ जी है ना, तो इसको रख लो एफ, पहले वाले को एफ रख लो, माइनस एफ माइनस जी। ठीक है, जो भी यहाँ होता है इसकी जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस में 2 एफ, ठीक है, एफ एक्स प्लस में 2 जी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जी 0, इस फॉर्म में होती है जनरल इक्वेशन। सेंटर हमने दोनों के पता लग गया। अब हमने रेडियस निकालने, रेडियस आर ए का मतलब पहले वाले की रेडियस, तो किस तरीके से निकलेगी, रेडियस ए है सीधी दे रखी है, फिर आर बी का मतलब है दूसरे सर्कल की रेडियस क्या कैसे निकालते हैं, तो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और माइनस में सी की फॉर्म में हम निकालते हैं। एफ की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ एफ है, तो मतलब 2f(x) आना चाहिए, तो मतलब 4 आ जाएगा, प्लस का आएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है, और g की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1 आएगी। ठीक है, तो 4 स्क्वायर प्लस यहाँ g का स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा, और माइनस c की वैल्यू कितनी है, प्लस का 8 है तो माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 16 प्लस 1 17 माइनस 8, तो स्क्वायर रूट 9 मतलब 3 आ जाएगी। तो इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। तो हमने दोनों सर्कल्स के अंदर रेडियस भी निकाल लिया और उसके सेंटर भी निकाल लिया। ठीक है, तो देखिए आगे क्या कह रहा है कि जो इंटरसेक्शन, ये लाइन क्या कह रही है कि इंटरसेक्शन इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यहाँ से क्या होगा कि जो D है वो D कैसे होगा, D ग्रेटर देन होगा आर ए माइनस में आर बी। ठीक है, एंड दूसरा होगा डी अगर लेस देन होगा तो आर ए प्लस में आर बी, इस तरीके से होगा। तो देखिए इनका जो डिस्टेंस है, देखिए हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ये डिस्टेंस है किसके इक्वल होता है, सेंटर का डिस्टेंस, मतलब दोनों के जो मतलब इस तरीके से होता है, तो ये सेंटर का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है।
दोनों के। तो जैसे इन दोनों का करेंगे तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस में -1 -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और 16 तो 25। तो इसका मतलब है 5 आंसर आ जाएगा, मतलब 5 डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर 5 लिखेंगे ग्रेटर देन R1 है, R1 की वैल्यू मतलब A है, माइनस में RB की वैल्यू कितनी है 3, ये आ जाएगा। एंड उसके बाद है जो 5 है तो ये कैसे आ जाएगा 5 लेस देन, तो इन दोनों का सम आ जाएगा, ठीक है, A प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये इस टाइप से आ गया है, ठीक है। देखिए मोड लगा रखा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है, 5 ग्रेटर देन A माइनस 3 हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा मतलब 8 बन जाएगा। तो A की वैल्यू जो होगी वो लेस मतलब लेस देन 8 होगी और यहाँ पर 5 ये 3 इधर आ जाएगा और लेस देन A मतलब क्या है 2 ये आ जाएगा। तो जो A की वैल्यू है देखो ग्रेटर देन तो 2 से है बट ये लेस देन किससे है 8 से है, तो ये इस तरीके से आ जाएगी। जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लाइन्स है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक लाइन की इक्वेशन ये है, दूसरी है ax प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन इक्वेशन ये है 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तीसरी है विल बी कनकरेंट, ये क्या है कनकरेंट होगी। क्या कब होगी, जिस तरह मतलब एक ही पॉइंट से निकलना, एक ही पॉइंट से तीनों लाइन अगर ऐसे निकल रही है तो वो क्या होती है कनकरेंट होती है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना और ये a के ऊपर कह रहा है कि फॉर ऑल वैल्यूज a होगी या a की वैल्यू 4 होगी या a की वैल्यू -1 और 3 के बीच में होगी या a ग्रेटर देन 0 होगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2, यहाँ 1, ये -1, ये a, ये 3 -3, ठीक है, ये 3 हो जाएगा 2 और ये -2, ठीक है, इस तरीके से इक्वल टू 0, ये a की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से जो थर्ड कॉलम है इसमें से -1 कॉमन आ रहा है तो कितना हो जाएगा 2 1 1 a 3 3 और 3 2 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से देख सकते हो साफ क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर दो कॉलम है ना, जो एक तो दूसरा कॉलम है और एक तीसरा कॉलम है, ये बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो किसी भी डिटरमिनेंट में दो कॉलम हो या दो रो हो, अगर आपस में इक्वल आ जाए तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0 होता है। तो -1 0 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 आ गया है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कोई मैटर ही नहीं कर रही है कि भाई a के ऊपर वैल्यू होगी। अगर यहाँ पर a की वैल्यू कुछ आ जाती तो हम बोल देते कि जो इसका डिटरमिनेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, a वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमारे लिए जो यहाँ पे a का कोई मैटर नहीं है, तो यहाँ पे फॉर ऑल a की वैल्यू कुछ भी ले लो तो सभी के लिए क्या होंगी, ये तीनों की तीनों कनकरेंट होगी।